हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी माध्यम के चैनल पे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ख्याति। आज की क्लास की शुरुआत करें, पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम और आप। देखिए, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में। इसके अलावा यदि अनअकैडमी की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 3 बच्चों में से एक सिलेक्शन अनअकैडमी देता आया है। इसके साथ साथ जून एक्सटेंशन ऑफर्स आ गए हैं, जिसमें 12 महीने का यदि आप कोर्स लेते हैं तो उसके साथ 4 महीने, 18 महीने के कोर्स के साथ 6 महीने, 24 और 36 महीने के कोर्स के साथ लगभग 2 साल का जो सब्सक्रिप्शन है जो है वो अनअकैडमी आपको देने वाला है। इसके अलावा एक हमारा प्रोग्राम है अभ्यर्थी से अधिकारी तक का सफ़र, जिसमें यदि जो एस्पायरेंट है वो इंटरव्यू भी क्लियर करता है तो जो अनअकैडमी है वो आपको 100% रिफंड देने वाली है। फिर मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम है, जिसमें 16 सेक्शनल और 4 फुल लेंथ टेस्ट है। इसके अलावा आरंभ बैच है, जिसकी शुरुआत 15 जून से हो चुकी है। यदि आप इसमें एडमिशन लेना चाहें तो आप MK लाइव रेफर कोड को यूज़ करें। लक्ष्य बैच है, अगेन इसकी भी शुरुआत 8 जून से ही हो चुकी है। यदि इसमें भी आप नामांकन कराना चाहते हैं तो आप MK लाइव रेफर कोड का यूज़ करें। कुछ ऑप्शनल बैचेस हैं, जैसे PSIR, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, इस तरीके से, और कुछ ये भी ऑप्शनल बैचेस भी हैं, तो इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करें, उसके पहले एक वाक्य आपके साथ शेयर करते हैं। एक बार पंडित नेहरू लंदन गए। लंदन में उनकी मुलाकात होती है विंस्टन चर्चिल से। तो चर्चिल ने प्रधानमंत्री नेहरू जी से पूछा कि नेहरू जी, आप कितने समय तक हमारी जेलों में बंद थे? तो नेहरू जी ने कहा, लगभग 10 सालों तक मैं आपकी जेलों में बंद रहा हूँ। तो चर्चिल ने फिर रिप्लाई देते हुए कहा कि फिर तो आप पक्का हमसे नफरत करते होंगे। तो नेहरू ने कहा कि देखिए, मैं जिस नेता के सानिध्य में रहा हूँ, जिस नेता के साथ मैंने काम किया है, उन्होंने मुझे 2 ही बातें सिखाई हैं। पहला ये कि कभी किसी से डरो मत, और दूसरा कभी किसी से नफरत मत करो। तो जब मैं आपकी जेलों में था तब मैं आपसे डरा नहीं, तो आज मैं आपसे नफरत क्यों करूँगा। जी हाँ, आज की क्लास में हम शुरुआत करने जा रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से अपने इस सीरीज की। अब क्योंकि हमें जब किसी व्यक्ति को समझना है और उसको ये देखना है कि ये व्यक्ति से व्यक्तित्व कैसे बना, तो दरअसल हमें बिल्कुल जीरो से चलते हैं और देखते हैं कि इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसे रही, किस तरीके से उन्होंने अपना डेवलपमेंट किया और कैसे उन्होंने वो पॉलिसीज़ बनाई जिससे भारत को नई दशा और भारत को नई दिशा मिल सके। इसके अलावा हमारी क्लास का मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि आप बिल्कुल भारत की बिगनिंग, यानी भारत की सिविल सेवाओं की आप तैयारी कर रहे हैं, वो भारत दरअसल बना कैसे, वो जो भारत है जो 47 से चलते हुए 2023 तक आया कैसे। तो उसमें हम सबके योगदान के साथ साथ हम क्योंकि लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, तो हमने अपनी ताकत अपने प्रतिनिधियों को सौंपी है। और हमारे जनप्रतिनिधित्व जो अधिनियम है या जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका जो आपको पता है कि जो सारे जनप्रतिनिधियों का नेता है वो प्रधानमंत्री होता है। ऐसे में यदि प्रधानमंत्री की नीतियों का सही ऑब्जर्वेशन कर लें तो हम ये समझ पाएंगे कि भारत की विकास यात्रा कैसे कैसे चली है, कब अप्स आए, कब डाउन्स आए, अप्स आए तो क्यों आए, डाउन्स आए तो कैसे आए, राइट। तो चलिए जरा बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं आज की क्लास में बात पंडित जवाहरलाल नेहरू की। देखिए, जैसा कि थोड़ा बेसिक आपको पता होगा कि 14 नवंबर को 1889 को एक्चुअली पंडित जी का जन्म हुआ था, क्योंकि हम सब लोग बचपन से मनाते आए हैं ना 14 नवंबर बाल दिवस, है ना, पंडित जी का बर्थडे। तो 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ। इनके पिता मोतीलाल नेहरू एक्चुअली बैरिस्टर थे, और जो इनकी माता जी थी वो लाहौर की रहने वाली थी, स्वरूप रानी थुस्सू, लाहौर में बसे कश्मीरी पंडित फैमिली से बिलोंग करती थी। 3 भाई बहन थे पंडित नेहरू। इनकी एक बहन, अगर आपने नाम सुना हो तो विजय लक्ष्मी पंडित, जो बाद में फिर UN में भी शामिल हुई, वो राजदूत भी रह चुकी हैं भारत की। इसके अलावा इनकी जो सबसे छोटी बहन है कृष्णा हुत सिंह एक प्रसिद्ध लेखिका रही हैं। अब शुरुआत से बात करें तो जब इन्होंने अपनी पढ़ाई वगैरह शुरू की तो इनकी जो प्रारंभिक पढ़ाई है वो घर पे ही इनके फादर ट्यूशन लगा के पढ़ाते थे, ट्यूशन आता था और उनको ट्रेन करता था। बाद में फिर ये लंदन गए अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए, तो वहाँ से इन्होंने लाइफ साइंसेस में पढ़ाई की। उसके बाद फिर इन्होंने लॉ ज्वाइन किया, बैरिस्टर की उपाधि ली, और बैरिस्टर की उपाधि लेके फिर ये भारत लौटे। अब देखिए, एक रोचक बात ये भी रही है कि यदि हम नेहरू जी का पृष्ठभूमि देखें, नेहरू जी के परिवार की बात करें, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो उनके रूट्स हैं वहाँ पे ही, या जो फैमिली है वहाँ पे भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स थे। क्योंकि जब इतिहास को खंगालते हैं तो देखते हैं कि पंडित नेहरू जब
लंदन में थे और जब अपने पिता मोतीलाल नेहरू से बात किया करते थे, चिट्ठियां लिखा करते थे, तो उस समय वो ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि अच्छा देश में गांधी जी के नेतृत्व में या देश में आज़ादी की लड़ाई को लेकर की, भारत की स्वतंत्रता को लेकर, स्वराज को लेकर के मुहिम चल रही है। ऐसे में जिनके पिता थे मोतीलाल नेहरू, अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री से रूबरू हों तो आपको पता होगा कि नरम पंथ से बिलोंग करते थे पंडित जी, पंडित मोतीलाल नेहरू। तो नेहरू जी वहां से उनसे कहते थे कि नहीं नहीं, आप नरम पंथ में मत जाओ, गर्म पंथ का रास्ता ज़्यादा अच्छा है, तो आपको उसमें जाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो उनकी फैमिली की रूट्स हैं या जो फैमिली की जड़ें हैं, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं हमें लोकतंत्र देखने को मिलता है। और अभी आगे चर्चा करते हैं कि जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ या जो आज़ादी की लड़ाई हुई, तो पिता पुत्र के बीच में संबंध लोकतांत्रिक रहे या तानाशाही। ठीक है, तो बेसिकली हमारे क्लास का ऑब्जेक्टिव आपको स्वतंत्रता संग्राम से रूबरू कराना नहीं है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या क्या देश में घटनाएं हुई या नेहरू जी के कार्यकाल में क्या क्या हुआ, उससे रूबरू कराना है। लेकिन स्टार्टिंग से चलते हैं ताकि हमारा जो बेस है वो बिल्कुल पता चले। देखिए, वहां से जब ये लौटे लंदन से बैरिस्टर बन के, तो उस समय 1919 में ये भारत आते हैं। 1919 में ही इनकी मुलाकात होती है महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी से बड़े प्रभावित होते हैं, महात्मा गांधी भी इनसे प्रभावित होते हैं। आगे के समय में बापू ने इनको अपना दत्तक पुत्र भी कहा, राइट। इसके बाद फिर जब ये आए तो उस समय होम रूल लीग मूवमेंट चल रहा था और होम रूल लीग से ये बहुत प्रभावित होते हैं। एनी बेसेंट के जो होम रूल था उसमें ये शामिल भी होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नरमपंथी विचार था उससे नेहरू जी ज़्यादा सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद पहली बार ऐसा होता है कि जब इन ये सारी बातें चल रही थी, तो उस समय केवल नेहरू जी नहीं थे, आपको पता होगा सुभाष चंद्र बोस भी थे। तो जितने भी युवा थे वो इस बात का समर्थन नहीं करते थे कि भारत को डोमिनियन स्टेटस लेना चाहिए, ब्रिटेन से डोमिनियन स्टेटस लेना चाहिए। और वहीं अगर आपको याद हो कि 1928 में पहली बार ब्रिटेन की जो सरकार है उस बात पे एग्री हुई थी कि चलो ठीक है, यदि तुम्हारे अंदर मतलब कुव्वत है तो तुम एक काम करो, हमें संविधान सभा का ड्राफ्ट ही संविधान का बना के दे दो। और याद होगा आपको मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट लाई गई थी और नेहरू रिपोर्ट में एक्चुअली भारत के डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। अब देखिए, इनके पिता ही चीज को लेके आ रहे थे, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ही लाया गया था। लेकिन मैंने जैसा आपको कहा कि परिवार में ही लोकतंत्र के बीज है, और लोकतंत्र का मतलब समर्थन नहीं है, लोकतंत्र का मतलब समर्थन के साथ साथ विरोध भी है। यानी मेरा मत क्या कहता है मैं उसकी बात को रखूं। तो इस चीज को देखते हुए जो उस समय के जो युवा थे, जिसमें नेहरू भी शामिल थे, पंडित नेहरू भी शामिल थे, पंडित नेहरू ने अपने पिता का ही विरोध किया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, भारत को डोमिनियन स्टेटस नहीं, भारत को पूर्ण स्वराज्य मिलना चाहिए। और उसके बाद ये और सुभाष बाबू मिलके इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग भी बनाते हैं, राइट। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1928 आते आते जो कांग्रेस के लोग हैं उनको युवाओं की बात माननी पड़ी और पूर्ण स्वराज की बात आई। तो अभी तक अगर आप देखें, मतलब अगर हम ट्रेस करें हिस्ट्री को, तो पंडित नेहरू ने 3 बार कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता की है, 1929 में, 1936 में और 1937 में। जिसमें जो प्रोमिनेंट है वो 1929 का अधिवेशन है, ठीक है, रावी नदी के तट पर हुआ अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। ये पूर्ण स्वराज की मांग थी, जहाँ पे कहते हैं, ये सामने आप पिक्चर देख रहे हैं, ये है रावी नदी के तट लाहौर अधिवेशन, जहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए नेहरू ने कहा कि मैं स्वभाव से समाजवादी हूँ, राजाओं महाराजाओं में मेरी कोई आस्था नहीं है, राइट। बाद में फिर जब आप देखेंगे कि जब देश की आज़ादी हुई तो सारे राजा महाराजा को लगा कि भाई ये तो कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे, इनके तो हमारे राजाओं महाराजाओं में कोई आस्था ही नहीं है, ये तो राजा महाराजा खत्म कर देंगे। खैर अब ये समझते हैं इसमें क्या हुआ। तो 3 बार इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की है, 29 में, 36 में, 37 में, आपके मतलब आज़ादी के पूर्व, राइट। तो सर्वप्रथम ये जो पूर्ण स्वराज की मांग, जहाँ से युवाओं की बातों को रखते हुए भारत ने या कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की। धीरे धीरे हम आज़ादी की तरफ बढ़ना शुरू हो रहे थे। तो आपको पता होगा कि एक्चुअली जो आज़ादी की पटकथा है, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के बाद सिनेरियोस ऐसे बनने लग गए थे कि लग रहा था कि अब भारत आज़ाद हो जाएगा। इसी के क्रम में हमने संविधान बनाना भी शुरू कर दिया था और बाद में भारत में एक अंतरिम सरकार भी बन जाती है, चुनी हुई सरकार नहीं, अंतरिम सरकार, ठीक है। तो अभी भारत की आज़ादी के पूर्व ही हमारे पास अंतरिम सरकार थी। आपको पता है पहला जो चुनाव हुआ वो तो आपका 51-52 के आसपास हुआ है। तो उस उतनी ड्यूरेशन में, क्योंकि आज़ादी तो हमारे 47 में ही आ गई थी, मिल गई थी, तो इन दिनों में हमारी जो अंतरिम सरकार थी वही काम कर रही थी। और इस अंतरिम सरकार के जो नेता थे वो थे आपके नेहरू।
अंतरिम सरकार के नेता थे पंडित नेहरू। और यदि हम उस समय के कैबिनेट की बात करें, पंडित नेहरू ने किस तरीके से काम किया, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि वैसे तो मतलब इनके मतभेद थे बहुत सारी बातों पे, बहुत सारे नेताओं से, लेकिन वो ये मानते थे कि लोकतंत्र में जरूरी मतभेद का होना नहीं है। लोकतंत्र में मतभेद कहीं ना कहीं लोकतंत्र को और मजबूती देते हैं। इसीलिए जब हम इनकी कैबिनेट देखेंगे, उस कैबिनेट में डॉक्टर BR अम्बेडकर भी थे, जो कि आपको पता होगा विधि मंत्री थे उस समय। इसके अलावा लियाकत अली थे, जो आपके मुस्लिम लीग से बिलोंग करते थे, राइट। वित्त मंत्री थे लियाकत अली। इसके अलावा जो आपके विधि मंत्री थे वो आपके डॉक्टर अम्बेडकर भी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से भी नेहरू जी के पर्याप्त मतभेद थे, लेकिन हाँ बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने खैर रिजाइन कर दिया था। लेकिन हाँ, जब कैबिनेट बनी थी, जब अंतरिम सरकार बनी थी, तो इन सब लोगों को उस कैबिनेट में स्थान दिया गया था, राइट। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र मतलब जहाँ बहुमत की चॉइस तो अल्पमत की वॉइस होनी चाहिए, तो सबका साथ होगा तो सबका विकास होगा। तो ये सारी चीज़ें हम पंडित नेहरू के कार्यकाल में या पंडित नेहरू की जो शुरुआती समय है वहाँ से देख सकते हैं। अब जरा 1 बाय 1 चलते हैं और एक एक करके समझते हैं कि किस तरीके से पंडित नेहरू के समय में इंडिया ने रिफॉर्म को विटनेस किया है, राइट। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं संविधान से। भारत का जब संविधान लिखा गया तो आपको पता है नेहरू, अम्बेडकर, सरदार पटेल, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ग्रेनविल ऑस्टिन, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है हमारे संविधान को बनाने में। यदि नेहरू जी के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जो संविधान में हमारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों की भी पर्याप्त वकालत की है पंडित जी ने। इसके साथ साथ उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए। और जो सबसे प्रोमिनेंट चीज़ है जिसकी वजह से आप देखते होंगे आज के समय में इंडिया में एक बहस छिड़ गई है कि धर्मनिरपेक्ष, असली धर्मनिरपेक्ष दरअसल कौन है। क्या आप सेक्युलर हैं? सेक्युलर के लिए आजकल एक नया शब्द आ गया है, सिकुलर। कि क्या आप सिकुलर तो नहीं है? सिक मतलब बीमार। क्या आप अपनी राजनीतिक मानसिकता से सिक तो नहीं हो गए, बीमार तो नहीं हो गए? तो देखिए धर्मनिरपेक्षता के बारे में पंडित जी का क्या कहना था। जब हम नेहरू के शब्दों में कहें कि धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या, तो क्या धर्मनिरपेक्ष मतलब ये कि जिसका कोई धर्म ही ना हो, या धर्मनिरपेक्ष मतलब ये कि जहाँ पे धर्म का कोई स्थान ही ना हो? तो अगर हम पंडित जी के शब्दों में बात करें तो पंडित जी जानते थे कि भारत विविधताओं से भरा देश है, जहाँ बहुत सारे धर्मों का सम्मान है, बहुत सारे धर्म ने मिलकर इस भारत की आज़ादी की है। तो वहाँ पंडित जी का ये कहना था कि देखिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म का अभाव नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है राज्य और धर्म के बीच संबंध, जहाँ 3 स्टेक होल्डर्स हैं। कौन कौन? एक है आपका राज्य, एक है आपका व्यक्ति या नागरिक, और तीसरा है धर्म। क्या राज्य का धर्म होगा, व्यक्ति का धर्म होगा? किस तरीके से इसमें संबंध बनेगा? तो इन्होंने बोला राज्य का कोई धर्म नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य अधर्मी है। राज्य का धर्म नहीं है, इसका मतलब ये है कि राज्य की नज़र में सारे धर्म समान है। राज्य का कोई धर्म नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि राज्य की धर्म के प्रति कोई आस्था नहीं है। राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसका मतलब राज्य सभी धर्मों के प्रति एक आदर्श दूरी रखेगा, एक समान भी नहीं, आदर्श दूरी रखेगा। कि यदि राज्य हिंदुओं के उत्थान में कुछ कर रहा है तो मुसलमानों के उत्थान के लिए भी काम करेगा, सिखों के उत्थान के लिए भी काम करेगा। यानी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, पर सभी धर्मों के साथ राज्य की दूरी कैसी होगी? तो राज्य की हर धर्म से या प्रत्येक धर्म से एक आदर्श दूरी होगी। तो ये जो है धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट रहा पंडित नेहरू का। अब धीरे धीरे करके एक एक घटनाएं लेते हैं और समझते हैं कि कैसे कैसे फिर इंडिया का डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे भारत बना, नेहरू का भारत, या नेहरू ने किस तरीके के भारत को बनाने में योगदान दिया है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनके राजनीतिक योगदान की, कि राजनीति में दरअसल इन्होंने क्या क्या योगदान दिया है। हमारी फोकस ये होगा कि हम मेजर जो योगदान रहे हैं पंडित नेहरू के उनको देखें। लगभग 17 सालों का कार्यकाल है पंडित नेहरू का। तो अब बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं जब वो रहे होंगे, तो उनके पास जो भारत था वहाँ पे कैसा भारत रहा होगा। आपको पता है कि जैसे देश आज़ाद हुआ, विभाजन जैसी कटु सच्चाई हमारे सामने आ गई। भारत ऐसा था जहाँ शिक्षा यानी साक्षरता की दर बहुत कम थी। भारत ऐसा था जहाँ पे संसाधन बहुत कम थे, अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा थी। हर किसी को लगता था अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, और उस अच्छे दिन को लाने में
बहुत बहुत कम संसाधन, और उसके बाद उस सिचुएशन से निकाल के भारत को एक ऐसी सिचुएशन में लाना है जहां वो बराबरी कर सके उन देशों की जिन्होंने कभी उसको गुलाम कर रखा था, राइट। तो कैसे कैसे जो बुनियाद है उसकी बनाई गई। तो 17 सालों के कार्यकाल में कुछ जो खास इवेंट्स है नेहरू जी द्वारा, उसको आज की क्लास में हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले जरा बात करते हैं इनके राजनीतिक योगदान की। देखिए, जो सबसे पहला इवेंट हम और आप देखने जा रहे हैं वो है नवीं अनुसूची, 9th शेड्यूल। देखिए, जब संविधान भारत का बना तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची थी। शेड्यूल जिसको कहते हैं 8th शेड्यूल। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ मूल अधिकार भी थे, फंडामेंटल राइट भी थे। अब मूल अधिकार क्या है? यदि मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो संविधान के भाग 3 में दिए हैं, और यदि व्यक्ति नहीं, नागरिक, यदि नागरिक उन अधिकारों का अभ्यास नहीं कर पाता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की शरण ले सकता है। तो उस समय जो हमारे कुल मूल अधिकार थे वो 7 थे, जिसमें एक मूलाधिकार आपका संपत्ति का अधिकार भी था। अब जब संपत्ति का अधिकार भी था, यानी मेरी संपत्ति पे मेरा मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। अब जैसे ही भारत आजाद हुआ तो आपको पता होगा, यदि आप थोड़ा सा रूबरू हो या थोड़ा सा पीछे चले तो देखेंगे कि उस समय कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास बहुत बड़े बड़े जोत थे, बहुत सारी जमीनें थीं, और कुछ लोग ऐसे थे जो टेनेंट्स थे, जिनके पास भू या जमीन जैसी चीजें नहीं थी। अब इतिहास खंगालें तो देखेंगे कि इतिहास में यदि अंग्रेजों ने शासन किया तो उसका बेस कहीं ना कहीं भू राजस्व व्यवस्थाएं रही। भू राजस्व व्यवस्था, सिविल सेवाएं, आर्मी, यही सब था। तो ऐसे में जरूरी था कि आजाद भारत में जल्द से जल्द भू सुधार किए जाए। अब भू सुधारों के क्रम में क्या हुआ कि ऐसा सोचा गया कि काम करते हैं, जमीन मतलब सीलिंग लगा देते कि भाई इससे ज्यादा, इस सीलिंग से ज्यादा, सीलिंग में तो समझ रहे हो ना, जैसे छत पे हमारे दीवारों के ऊपर सीलिंग लगी होती कि उसके ऊपर थोड़ी ना आप जा सकते हैं। तो यदि किसी के पास एक सीमा से अधिक जमीन है तो उसको लेके हम क्या करेंगे, किसानों को दे देते हैं। अब क्योंकि हमारे पास संपत्ति का अधिकार था तो लोगों ने न्यायपालिका की शरण लेना शुरू कर दिया। बहुत सारे वाद आपने पढ़े होंगे, शंकरी प्रसाद का मामला, राइट। फिर आगे के क्रम में गोलकनाथ का जो मामला है वो सब सामने आने लगा। ऐसे में तो ये था कि फिर कोई रिफॉर्म ही नहीं हो पाएगा। ऐसे में भारतीय संविधान में संशोधन किया गया, और भारतीय संविधान में संशोधन करके ये नवीं अनुसूची जोड़ी गई। ये जो है अनुच्छेद 31B द्वारा एक्चुअली इसको जोड़ा गया था, जिसमें ये प्रोविजन डाला गया कि यदि नवीं अनुसूची में किसी भी विषय को रख दिया जाएगा, यदि नवीं अनुसूची में किसी भी विषय को रखा जाता है तो न्यायपालिका उसका पुनरावलोकन या वो मुद्दा लेकर आप न्यायपालिका में नहीं जा सकते। यदि न्यायपालिका में वो मुद्दा मतलब नवीं अनुसूची में वो मुद्दा चला जाता है तो अब उसको चेक करने का जो राइट है या उसको लेकर के न्यायपालिका में जो जाने का राइट है वो खत्म हो जाएगा। तो ये था आपकी नवीं अनुसूची। हालांकि बाद में हम कभी डिस्कस करेंगे आपसे संविधान का आधारभूत ढांचा, तो हम देखेंगे कि बहुत आने वाले समय में धीरे धीरे न्यायपालिका ने ये चीज भी कही कि नवीं अनुसूची का ठीक है पुनरावलोकन न्यायपालिका नहीं करेगी, यदि अगर उसमें फिर भी यदि संविधान का मूल ढांचा इन्वॉल्व होगा तो न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। बहरहाल उस समय जब ये पहला संविधान संशोधन किया गया, प्रथम संविधान संशोधन, नवीं अनुसूची जोड़ी गई, तो नवीं अनुसूची का पूरा मुद्दा यही था कि जो भी चीज नवीं अनुसूची में चली जाएगी उसको लेकर आप न्यायपालिका में नहीं जा सकते। तो ये तो पहला मुद्दा हो गया। देखिए, दूसरा है कश्मीर का मुद्दा। ठीक है, अब जरा कश्मीर के मुद्दे पे आते हैं। पहले ये जो दोनों मुद्दे हैं नीचे आपके, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और हिंदू कोड बिल, ये दोनों समझते हैं, फिर हम आते हैं कश्मीर। जरा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात करते हैं। आपने नाम सुना होगा बलवंत राय मेहता समिति, है ना। पंचायतों की शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति, राइट। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, कहा जाता है कि अमेरिका की एक कंपनी है, आपने नाम सुना होगा फोर्ड फाउंडेशन, वो जो कार वगैरह देखते हैं ना, फोर्ड की कार होती है। तो फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से जवाहरलाल नेहरू एक स्कीम लेके आए इंडिया में, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राइट। अब जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम आ गया तो नेहरू जी ने ये देखा, ऐसा उनको लगा कि जितना रिजल्ट हमने सोचा था, जितने परिणामों को हमने अपेक्षित किया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम से, उतने जो परिणाम है वो हमें मिल नहीं पा रहे हैं। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे आपके बलवंत राय मेहता, कांग्रेसी नेता थे। बलवंत राय मेहता गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने बलवंत राय मेहता जी की समिति बनाई, और इस समिति से ये बोला गया
कि तुम ये चेक करके बताओ कि भाई सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में सफल क्यों नहीं हो पाए हैं। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट सौंपने में ये बात बताई कि देखो, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिन लोगों के लिए लाया गया है, जिन लोगों के लिए कार्यक्रम बनाया जा रहा है, दरअसल उनकी तो कोई भागीदारी ही नहीं है सामुदायिक विकास कार्यक्रम में, उनका तो कोई से ही नहीं है। जिन गांव वालों के लिए आप ये स्कीम लेके आए हैं, वो गांव वाले तो बेचारे कुछ समझ ही भी नहीं पा रहे हैं कि उसमें हो क्या रहा है। आपके अधिकारी जाते हैं और विकास करके चले आते हैं। ये तो गांव वालों से पूछना पड़ेगा ना कि उनको किस तरीके का विकास चाहिए, क्या उनको पानी की आवश्यकता है, क्या उनको रोड की आवश्यकता है। हो सकता है हम उनको पानी दे रहे हैं और उनको रोड की आवश्यकता ज्यादा हो। तो इसीलिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम तब सफल होगा जब पंचायतें आ जाएंगी, और तभी बलवंत राय मेहता ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायतों की सिफारिश की थी। हालांकि उस समय का जो डिकेट था जब बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाएं आई, तो 1960 से में जैसे हम एंटर करते हैं तो भारत में एक साथ बहुत सारी चुनौतियां आ जाती हैं, जिसमें 62 चीन का युद्ध भी आ गया, फिर पाकिस्तान युद्ध, नेहरू जी की मृत्यु। इन सब वजह से जो बलवंत राय मेहता समिति है, खैर वो उस तरीके से लागू नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, ये जरूर था कि राजस्थान के नागौर में एक चुनाव हो गया था। यद्यपि वो आधुनिक पंचायत जैसा तो नहीं, लेकिन हाँ, पंचायत की शुरुआत मान सकते हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति और पंचायतों की भारत में शुरुआत राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से। अब जरा हिंदू कोड बिल समझते हैं। देखिए, धर्म हमेशा से पर्सनल मुद्दा रहता है, व्यक्तिगत मुद्दा है, मेरा निजी मुद्दा है कि मैं किस धर्म की का अभ्यास करूं, मैं किस धर्म को मानूं, किस धर्म की सिद्धांतों पर चलूं। अब हिंदू कोड बिल को लेकर जब, अच्छा एक चीज और, जब हम हिंदू कह रहे हैं तो आप कंफ्यूज मत करिएगा सिर्फ और सिर्फ हिंदू। हिंदू मतलब आपके सिख भी, जैन भी और बुद्ध भी, इन तीनों को लेकर कही हुई बात है। हिंदू जैन मतलब हिंदू, जैन और बुद्ध, इनको लेकर कोड लाने की बात थी कि भाई एक काम करते हैं, जो ये धार्मिक मुद्दा है, जो व्यक्तिगत मुद्दा है, इसको कोडिफाई कर देते हैं। अब क्योंकि जो हिंदू कोड बिल है, इसकी जो मांग है वो एक्चुअली प्रथम चुनावों के पहले ही होने लग गई थी। लेकिन जो ये कोड है एक्चुअल में जैसे ही आपका प्रथम चुनाव हुआ, प्रथम चुनाव होने के लगभग कुछ दिनों बाद फिर ये बिल लाया गया, हिंदू कोड बिल, और इसमें कोडिफाई किया गया हिंदुओं के कुछ नियमों को, जैसे विवाह, तलाक, विरासत, इन सब चीजों को कोडिफाई किया गया। जैसे अब जब से मान लीजिए कि अब ये आपने देखा होगा कि जैसे हिंदुओं में जब तलाक होता है तो जो डिपेंडेंट है, चाहे वो वाइफ है, जैसे डिपेंडेंट है, तो वहां पे वो क्या करते हैं कि वो लोग मांगते हैं ना, हर्दा खर्चा मांगते हैं, जहाँ पे जो मेन ऑफ द फैमिली होगा या जो हस्बैंड होगा, उसको कहीं ना कहीं जो वाइफ है उसको हर्दा खर्चा देना पड़ता है। तो क्यों वो सिद्धांत आया? बिकॉज ऑफ दिस हिंदू कोड बिल। ठीक है, हिंदू कोड बिल की वजह से जो है ये सिद्धांत आपका सामने आया है। अब इसके बाद आते हैं जो आपका मेन मुद्दा हिंदू कोड बिल में, जैसे कि मान लो कि किसी को बच्चा गोद लेना है तो कैसे लेगा, दत्तक पुत्र को लेके क्या क्या सारी चीजें चल रही हैं, वो आपका हिंदू कोड बिल में आया। अब देखिए, नवीन अनुसूची देख ली हमने, सामुदायिक विकास कार्यक्रम देख लिया, आपका हिंदू कोड बिल देख लिया। अब जो मेन मुद्दा है वो है कश्मीर का। अब कश्मीर का मुद्दा ऐसा है कि उसको लेके हम और आप देखते होंगे कि आने वाले समय में, या अभी भी कई बार आप देखते होंगे मीडिया ट्रायल चलता रहता है कि नेहरू ने जो ये किया बिल्कुल गलत था, सही नहीं था, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था। यानी हम खुद जजमेंटल होकर अपना निर्णय सुना देते हैं कि एक्चुअल में उस समय नेहरू को क्या करना चाहिए था, बिना ये समझे कि एक्चुअल में उस समय कश्मीर का मुद्दा क्या था। अब जब समझते हैं कश्मीर का उस समय मुद्दा क्या था और कैसे कैसे ये सारी चीजें आगे बढ़ी। राइट, देखिए, जब भारत आजाद हुआ ना, तो आजादी के समय देश में आपको पता है बहुत सारी रियासतें थी। अब रियासतों का मतलब क्या, जहाँ पे राजा और रजवाड़े जो है शासन करते थे। ठीक, तो देखिए, जब ब्रिटेन भारत में था तो उसका संबंध कैसे था? एक था ब्रिटेन भारत, ब्रिटिश भारत, ठीक, जैसे जिसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार ने की थी। फिर कुछ वो थे जो स्वतंत्र थे। इसके अलावा कुछ वो भी थे जो रजवाड़े थे, और रजवाड़ों का संबंध ब्रिटेन से कैसे था, उसको कहते हैं पैरामाउंटेंसी का संबंध था। ठीक है, पैरामाउंटेंसी थी ब्रिटेन और उन रजवाड़ों के बीच में। अब जब ये तय हो गया, ये बात सिद्ध हो गई कि हाँ अब भारत आजाद होने वाला है, आजादी के पहले ही ये मांग शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान भी बनेगा। यानी पहले से जब इतनी स्वीकृति हो गई कि अब आजादी होने के बाद दो नए मुल्क बनने वाले हैं, एक भारत और पाकिस्तान। ऐसे में रजवाड़ों का क्या भविष्य होगा, रजवाड़े किसके अधीन आएंगे, रजवाड़े क्या करने वाले हैं? यहाँ से जब बात शुरू हुई तो हुआ क्या कि ब्रिटेन ने कहा कि चलो हम एग्रीमेंट साइन करके जा रहे हैं, जिसको कहते हैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट,
कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब कि अब रजवाड़े भी चाहे ब्रिटेन मतलब चाहे तो भारत में चाहे पाकिस्तान में, दोनों में से किसी भी एक देश में शामिल हो सकते हैं, स्वतंत्र भी रह सकते हैं, और भारत और पाकिस्तान जबरदस्ती उनको मिलाने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक, तो ऐसा कुछ संबंध था। अब जितने भी रियासतें थी धीरे धीरे करके उन्होंने भारत और पाकिस्तान में शामिल होना शुरू कर दिया। आपने सुना होगा कि वल्लभ भाई पटेल, है ना, वल्लभ भाई पटेल की नीतियां ऐसी रही, उनके प्रयास ऐसे रहे कि धीरे धीरे बहुत सारी रियासतें, या लगभग कहिए कि भारत की सभी रियासतें, ऑलमोस्ट कह सकते हैं, सभी तो नहीं, तो वो भारत में शामिल होने लगी। ऐसे में कुछ रियासतें बची, जैसे आपने कश्मीर का नाम सुना हो, जूनागढ़ का नाम सुना हो, ये रियासतें थी जो अपने आप को स्वतंत्र कह रही थी कि भाई हम तो फ्री रहेंगे, हम किसी में शामिल होने वाले नहीं है। कश्मीर के जो महाराजा थे उनका नाम था हरि सिंह। ठीक है, महाराजा थे हरि सिंह, आप सामने नाम देख रहे हैं, हरि सिंह वहां के महाराज थे। इन्होंने कहा हम ना तो भारत में ना पाकिस्तान में हम कहीं मिलने वाले नहीं है। ठीक, अब पहले तो भाई इनका सिग्नेचर हो गया पाकिस्तान के साथ कि ठीक है नहीं रहो। कुछ दिनों बाद ऐसी आशंका होने लगी कि पाकिस्तान दबाव डाल रहा है, और जो प्रूफ है वो भी ये बताते हैं कि हाँ पाकिस्तान ने इनको सप्रेस करने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की कि भाई तुम एक काम करो, तुम्हें पाकिस्तान में शामिल होना ही होना होगा। ऐसे में जो हरि सिंह है वो सहायता मांगते हैं भारत से कि भारत तुम सहायता कर दो, तो हम जो है क्या कहते हैं, आप सहायता करो हमारे लिए, हमारे कश्मीर को, ताकि जो है हम अपनी स्वायत्तता बना सकें। अब कश्मीर से वो जो है, कश्मीर के लिए हरि सिंह जो है पंडित नेहरू से सहायता मांग रहे थे। अब अगर उस समय की कुछ साक्ष्यों को अगर आप देखें, कुछ लेटर्स को देखें, तो कुछ लेटर पंडित नेहरू ने सरदार पटेल को जो समय लिखे थे, कुछ इंडियन एक्सप्रेस की कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये पूरा जिक्र था, जिसमें एक्चुअली में नेहरू पटेल को ये बताते हैं कि हो ना हो आने वाले समय में जरूर वहां पे पाकिस्तान प्रायोजित कुछ घटनाएं घटने वाली हैं, लेकिन यहाँ पे काम हमारा तभी हो पाएगा जब वहां पे महाराज नहीं बल्कि जन समर्थित सरकार होगी। अब कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, वो नेहरू जी से सहायता मांग रहे थे, और नेहरू का कहना यह था कि हम भाई आपकी सहायता करने को तब राजी होंगे जब एक नंबर 1 आप कश्मीर का जो विलय है, आप कश्मीर को भारत का अंग बना दें, आप कश्मीर का विलय करा लें भारत में, या दूसरी चीज, पहला तो ये, दूसरा ये कि वहां पे चुनी हुई सरकार होगी, वहां पे शेख अब्दुल्ला, क्योंकि इस समय जो नेशनल कॉन्फ्रेंस उसके जो नेता थे वो शेख अब्दुल्ला जेल में बंद थे, तो नेहरू का कहना यह था कि शेख अब्दुल्ला के साथ जन समर्थन है, तो शेख अब्दुल्ला को लाओ, जन समर्थित सरकार बनाओ कश्मीर में। अब हरि सिंह और नेहरू में इस बात को लेकर टसल हो रहा था। अचानक ऐसा होता है कि कश्मीर वाला जो एरिया है, कश्मीर पे कबाइलियों द्वारा हमला हो जाता है, कबाइली हमला था। अब साक्ष्य ऐसा कहते हैं कि पाकिस्तान प्रायोजित जो है कबाइली हमला था। ऐसे में फिर कश्मीर ने सहायता मांगी नेहरू से, और इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन होता है। ठीक है, एग्रीमेंट साइन होने के बाद जो ये मान लिया जाता है कि ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो शेख अब्दुल्ला हैं उनकी सरकार बन जाती है, सेना जाती है कश्मीर में। कश्मीर में भारत की सेना गई, और जो आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग थे उनका अच्छा खासा बेस था लोगों के बीच में, सहायता किया उन लोगों ने, सेना की, और भारतीय सेना ने लगभग, कहते हैं कि जो रिपोर्ट देखे तो लगभग 2/3 जो कश्मीर का जो एरिया था वो सेना के कंट्रोल में आ गया था। ठीक, ये जो बात है आपको पता हो तो इधर जो पीओके वाला एरिया, वहां की लगभग 2/3 जो कश्मीर है वो आ गया सेना के पास। ठीक है, अब 1/3 बात और बची थी। देखिए उस समय यूएस और यूएसएसआर 2 बड़ी महाशक्तियां थी, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ, दूसरा अभी अभी ब्रिटेन से आजाद हुए थे। अब कहीं ना कहीं जो यूएस है या यूएसएसआर है, इन दोनों को ही आगे बढ़ने के लिए या अपनी कह लीजिए सर्वोच्चता दिखाने के लिए या हेजेमनी या वर्चस्व के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज था वो था संसाधन। अब संसाधन कहाँ है? भारत का एक पड़ोसी देश है, अभी भी विवादों में कह लीजिए या प्रॉब्लम्स में कह लीजिए या चुनौतियों में घिरा हुआ कह लीजिए है, वो है अफगानिस्तान। तो उस अफगानिस्तान में संसाधन अभी भी आपको पता है बहुत सारे संसाधन है। तो वहां पे उस समय अफगानिस्तान पे यूएसएसआर ने कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा था। अब अमेरिका को भी चाहिए था क्या अफगानिस्तान, अमेरिका भी अफगानिस्तान चाह रहा था, यूएसएसआर तो पहले से वहीं पे था। ठीक है, तो यूएसएसआर और यूएस दोनों यहाँ जाना चाहते थे। अब चाहे यूएसएसआर हो चाहे यूएस हो, उनको अगर अफगानिस्तान में जाना है तो एक बेस चाहिए कि किस बेस के थ्रू हम यहाँ पे जाए। ठीक है,
अब वो देश या तो भारत बन जाए या वो देश पाकिस्तान बन जाए। बहरहाल भारत एक बड़ा देश है, तो अमेरिका और कहते हैं कि रूस या सोवियत संघ दोनों ही भारत का समर्थन करते। लेकिन ऐसे में प्रॉब्लम तब हो गई जब ब्रिटेन ने मतलब जो ब्रिटेन या कह लीजिए तुरंत ब्रिटेन हमें छोड़ के गया ही था, आजाद करके गया ही था। ब्रिटेन ने नेहरू से ये कहा कि एक काम करो, ये जो कश्मीर का इश्यू है इसको तुम यूएन में ले जाओ, संयुक्त राष्ट्र महासभा में ले जाते हैं और वहां पर इसका डिसीजन करेंगे कि क्या होता है। अब देखिए, जो ये मुद्दा ब्रिटेन के कहने पे पंडित नेहरू लेके गए यूनाइटेड नेशन में, और कब लेके गए, जब लगभग 2/3 कश्मीर आपका भारत के कंट्रोल में आ चुका था, 1/3 बचा था। सेना की रिपोर्ट्स माने तो सेना का कहना था कि यदि हमें 3 हफ्ते का समय और मिल जाता तो मे भी हमने उस समय कश्मीर को कंट्रोल कर लिया होता, राइट। तो वो यूएन लेके चले जाते हैं कश्मीर के इश्यू को। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो अफगानिस्तान है इसमें इन दोनों महाशक्तियों की नजर थी, ऐसे में जरूरी था कि इस पूरे जोन पे कंट्रोल बना लिया जाए, ठीक। कुछ रिपोर्ट ये भी कहते हैं कि नेहरू जिस मुद्दे को लेके गए थे वो एक्चुअली कश्मीर का मुद्दा था, लेकिन जब वो यूएन में मुद्दा पहुंचा तो दबाव बना के उसको कश्मीर का मुद्दा नहीं, भारत एंड पाकिस्तान का मुद्दा बना दिया गया। तो जैसे ही इस चीज को भारत पाकिस्तान का मुद्दा बना दिया गया, तो जो 1/3 पार्ट है कश्मीर वाला, वो तब से प्रॉब्लम, मतलब तब से वो रुका हुआ है और आज भी वो क्या बन के रह गया है, POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और इन्हीं सब चीजों को लेके लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा ब्लेम डाला जाता है कि यदि उस समय सैन्य कार्यवाही कर ली गई होती तो शायद हम कश्मीर की जो समस्या है उसको बहुत पहले निस्तारित कर चुके होते। हालांकि रिपोर्ट ये भी कहते हैं कि देखो, जब हम ये मुद्दा लेके यूएन गए थे, अगर हम नहीं लेके जाते तो पाकिस्तान तो लेके जाता, और अगर पाकिस्तान लेके जाता तब ये सिद्ध होता कि देखो भाई, भारत जो है लोकतांत्रिक मूल्यों पे विश्वास वगैरह नहीं करता, तभी तो ये देखो हमारे ऊपर जबरदस्ती कर रहा है, इस तरीके से कर रहा है, जन समर्थन नहीं चाहता, रेफरेंडम कराना चाहिए इसको, ठीक है। तो हम नहीं जाते तो पाकिस्तान जाता। तो ये भी रिपोर्ट्स है, बाकी आप फैसला करिएगा कहाँ तक सही कहाँ तक गलत। तो ये कुछ राजनीतिक योगदान थे पंडित नेहरू के। नवीं अनुसूची, कश्मीर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, हिंदू कोड बिल, मेरे ख्याल में आप बात समझ पा रहे होंगे। अब जरा इनके कुछ आगे के कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हैं। देखिए, बात करते हैं नेहरू जी द्वारा किए गए कुछ आर्थिक सुधारों की, ठीक है। किसी भी नेता को आप एक दृष्टिकोण से नहीं देख सकते, जरूरत होगी कि सारे एंगल्स हम उनके देखें ताकि हम सही समझ बना सकें। देखिए, योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का नाम तो आप सबने सुना होगा। इसी प्लानिंग कमीशन को बाद में स्क्रैप आउट करके मोदी सरकार ने नई कमीशन लाई है, नया आयोग लाया है, नीति आयोग। देखिए, प्लानिंग कमीशन का पूरा पटकथा क्या थी, क्यों बनाया गया प्लानिंग कमीशन। कहा जाता है कि जो नेहरू जिस इकोनॉमी की बात करते थे, सोशलिस्ट प्रिंसिपल में बिलीव करते थे, समाजवादी नेता थे। मैंने बताया ना आपको कि 1928 में उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि मैं स्वभाव से समाजवादी हूँ, राजाओं महाराजाओं में मेरी कोई आस्था नहीं है। लेकिन जिस मॉडल को वो देख रहे थे वो भारत के टर्म्स में देख रहे थे, तो उनको पता था कि भारत ना तो पूर्ण समाजवादी हो सकता है, ना भारत पूर्ण उदारवादी हो सकता है, बीच में लेके चलना होगा। सोवियत यूनियन से बहुत प्रभावित थे और सोवियत यूनियन का प्लान था योजना बनाना, 5-5 साल की वहाँ पे योजना बनाई जाती थी। वहीं से इंस्पायर होके पंडित नेहरू ने सोचा इस तरीके की चीज हमें भारत में भी लानी चाहिए। एक एक लक्ष्य उठाते हैं, उन लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, एक टाइम फ्रेम बनाते हैं और इतने दिन में कोशिश करते हैं, 5 साल का मान के चलिए एक टाइम फ्रेम लेते हैं और 5 साल में एक बड़े से लक्ष्य को पूरा करते हैं और धीरे 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 विकास की सीढ़ी पे क्या करते हैं, चलते हुए चले जाते हैं। अब देखिए, संसाधन कम है, अपेक्षाएं ज्यादा हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है योजना की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे हम आप तैयारी करते हैं तो होता है ना कि जब हमारे पास संसाधन बहुत कम है यानी नॉलेज बहुत कम है, अपेक्षा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक आ जानी चाहिए। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक कब आएगी, जब हम प्लान बना के स्टडी करेंगे। तो वही चीज नेहरू जी के साथ, ये नेहरू जी को लगा कि भाई काम करते हैं, प्लान बना के चीजों को आगे लेके जाते हैं और वहीं से नींव पड़ती है प्लानिंग कमीशन की। अब प्लानिंग कमीशन में देखिए 5-5 साल के लिए प्लान बना रहे थे। तो यदि आप इकोनॉमी को रिवाइज कर पाए तो याद होगा जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना लाई गई तो वहां पे औद्योगिकीकरण को बल दिया गया। अब याद रखिएगा, ये औद्योगिकीकरण वैसा औद्योगिकीकरण नहीं है जहाँ पे उद्योग लगाने की बात हो रही है। यहाँ पे उन उद्योगों पे फोकस किया जा रहा है जो जनहित में आवश्यक है। यानी यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था को फोकस किया जा रहा है। यानी ऐसे उद्योग लगाओ, भारी उद्योग लाओ जिससे ज्यादा से ज्यादा जनता का भला हो सके। तो उद्योग कैसे लाए गए, भेल,
है ना, भाभा हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इससे क्या होगा, बिजली उत्पादन, बहुत सारे लोगों का फायदा, राइट। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था पे बल दिया जा रहा है, औद्योगिकीकरण भी किया जा रहा है, तो समाजवादी आदर्शों पे चल के, ठीक। इसके अलावा भारत के जो प्राइम इंस्टीट्यूशन है, प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो IIT हो, है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये IIT वही IIT है जो आज सिलिकॉन वैली चल रही है अमेरिका की। उसको चलाने वाले कौन, ये हैं भारत के IITians जो वहाँ की सिलिकॉन वैली चला रहे हैं। IIM जो प्रबंधन का सबसे प्राइम इंस्टीट्यूट माना जाता है, कहाँ पे, इंडिया में। इंडिया क्या, वर्ल्ड वाइड। इसके अलावा अगर हम मेडिकल साइंसेस की बात करें, एम्स जैसे प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट का सपना कभी देखा तो किसने, पंडित नेहरू ने। IIT, IIM, एम्स जैसे जो सर्वोत्कृष्ट संस्थान है, उसकी नींव रखी इन्होंने। इसके अलावा जो खास बात रही वो थी आपकी नदी घाटी परियोजनाएं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। इनका कहना था कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या हैं, ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं। कैसे भारत आधुनिक, आधुनिक मतलब जो भारत चेंज कर रहा है, जो भारत आगे बढ़ रहा है। और मंदिर क्या है, मंदिर वो आदर्श हैं, मंदिर वो हैं, ये वो जगह है जहाँ जाके हमारे सारा दुख जो है खत्म हो जाते हैं, होता है ना कि जब वो मंदिर जाते तो असीम शांति। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं ये वो परियोजनाएं होंगी जिससे एक साथ बहुत सारे दुख खत्म हो सकते हैं। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में क्या हुआ कि भाई इन्होंने कहा बांध बनाएंगे, बड़े बांध बनाएंगे, इससे क्या होगा, पानी की आपूर्ति भी होगी, घरों और उद्योगों को भी पानी मिलेगा। और भारत कृषि प्रधान देश है, तो इस कृषि प्रधान देश में कृषकों को भी पानी की पर्याप्त जो है फैसिलिटी मिल जाएगी। तो कुछ इस तरीके का सुधार लेके आई, आर्थिक सुधार आपने देखा। योजना आयोग की शुरुआत, जैसे हम बताया, इंडस्ट्रीज को लेके भी काम हुआ। फिर आप IIT, IIM इन सब के बारे में आपने समझा। और इसके बाद जो बड़े बांध बनाए गए भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के साथ, नए भारत यानी आधुनिक भारत के मंदिरों के निर्माण की श्रृंखला भी शुरू की गई। अच्छा, कहते हैं कि जब ये फोटो आप देख रहे हैं, ये जब नेहरू जी कभी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का लोकार्पण करने जाते थे, उद्घाटन करने जाते थे, तो जो वहाँ पे मजदूर काम कर रहे होते थे उनको बुलाते थे, उन्हीं से फीता कटवाते थे कि भाई आओ आओ तुम आओ और इसका उद्घाटन करो। वो ये दिखाना चाहते थे, इवन कहते भी थे, ये देखो तुम मजदूर ये नहीं कर रहे हो, तुम इस आधुनिक भारत के निर्माता हो, इस आधुनिक भारत का निर्माण कर रहे हो। आप देखिए नेता के अंदर क्वालिटी क्या होनी चाहिए, सबको साथ लेके चले, सबको मोटिवेट करके रखें और सबके जीवन में उद्देश्य डाल दें कि भाई तुम्हारे जीवन में ये उद्देश्य और इस उद्देश्य की पूर्ति तुम्हें करनी है। तो मजदूरों के जीवन में, कामगारों के जीवन में ये उद्देश्य डालना, ये तुम्हारा जीवन छोटे मोटे पर्पस के लिए नहीं है, तुम्हारा जीवन ही इसलिए है ताकि तुम देश के लिए कुछ कर सको, इस देश का निर्माण कर सको, इस देश के आधुनिक मंदिर को बना सको। तो ये सारी चीजें सिंपलाइज करते थे और उन्हीं लोगों से बिल्कुल फीता वगैरह कटवाते थे, आप फोटो में देख सकते हैं। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट इशू, इंटरनेशनल रिलेशंस। देखिए नए नए आजाद देश हैं, बिल्कुल नया नया बना हुआ देश है, बिल्कुल अभी अभी उसका जन्म हुआ, जन्म तो नहीं कह सकते, हालांकि जन्म तो भारत का, कहते हैं भारत का इतिहास तो अखंड है, अभेद्य है, बहुत पुराना है, गौरवमय इतिहास है। लेकिन नए नए आजाद हुए थे हम, तो चुनौतियां बहुत ज्यादा थी। अब उस चुनौती भरे समय में चुनौतियां आप देखो केवल इंटरनल नहीं, भारत के अंदर तो समस्या है ही, गरीबी, भूखमरी, बीमारी, बहुत सारी समस्या। इसके अलावा सीमा पे समस्याएं, जहां विभाजन जैसी समस्याएं चल रही हैं। विभाजन के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पे भी हमें अपना स्टैंड बना के रखना था। देखिए उस समय एक सिनेरियो उभर रहा था विश्व में, और वो सिनेरियो था जिसको हिंदी में कहते हैं शीत युद्ध। युद्ध भी कैसा, शीत, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर मतलब क्या कि जो उस समय का वर्ल्ड है, देखिए वर्ल्ड है यानी विश्व है, विश्व में व्यवस्था काम करती है। व्यवस्था कहते हैं विश्व में व्यवस्था का मतलब अभी विश्व किन आधारों पर चल रहा है। विश्व एक ध्रुवीय है, एक ध्रुवीय मतलब एक देश है जो सर्वोच्च है, विश्व द्विध्रुवीय है यानी दो देश हैं जो सर्वोच्चता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब विश्व बहुध्रुवीय है जहाँ पे बहुत सारे देश एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं, बैलेंस ऑफ पावर बनाने की कोशिश करते हैं। तो यदि उस समय के को देखें, उस समय की पड़ताल करें, तो ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में हार चुका था। तो इसके अलावा जो उनकी कॉलोनी थी, उपनिवेश थे, वो धीरे धीरे करके वो स्वतंत्र कर रहे थे। तो ब्रिटेन ध्रुव का पार्ट नहीं था, लेकिन उस समय विश्व में जो दो नए ध्रुव उभर रहे थे, एक था आपका यूएस और दूसरा था यूएसएसआर।
अब ऐसे में दोनों ध्रुवों को ये लगता था कि ज्यादा से ज्यादा जो नए देश आजाद हो रहे हैं, नए नए देश हो रहे हैं, उपनिवेश हैं, इनको अपने अपने खेमे में ले लिया जाए। अपने अपने खेमे में लेने का मतलब कि वो देश आपकी ही नीतियों का अनुसरण करे, आपकी नीतियों के अनुसार चले। एक देश था सोवियत संघ, जो चाहता था कि पूरे में समाजवाद आ जाए, लाल झंडे आ जाए। दूसरी तरफ था अमेरिका, जो उदारवाद का समर्थक था, जो चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा देश उदारवादी हो जाए। अब ऐसे में देखिए, भारत जैसा देश जो अभी भी आजाद हुआ है, पहले ही हम एक साम्राज्यवादी ताकत के अधीन थे। ऐसे में हमारे लिए या हमारे जैसे देश जो एशियन अफ्रीकन देश थे, जो नए नए आजाद हो रहे थे, यदि हम किसी एक आइडियोलॉजी के पीछे भागते, एक विचार को ट्रैक करने की कोशिश करते, तो ऐसे में समस्या इस बात की भी हो सकती थी कि अभी तो हम गुलाम थे, आगे भी फिर हम क्या हो जाएं, गुलाम। जरूरी क्या है कि हम अपनी सर्वोच्चता, संप्रभुता बना के रखें। याद करिए प्रस्तावना को, भारतीय प्रस्तावना के मूल्यों में ही हमने बात कर दिया था कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सोवरेन बनाना हमारा प्राइम लक्ष्य है। यानी अपने आंतरिक और बाह्य मैटर में डिसीजन हम खुद लेने वाले थे। ऐसे में यदि भारत किसी भी खेमे का सदस्य बनता तो संप्रभुता का क्या होता। इसीलिए उस समय नेहरू जी ने जितने भी आपके एशियन अफ्रीकन लीडर्स थे उनको ये मैसेज दिया। कुछ लोग साथ आए, नेहरू, नासिर, क्रीटो, ये सब साथ आते हैं और बोलते हैं कि ना तो हम समाजवादी खेमे में, ना ही ये मुदारवादी खेमे में, किसी भी खेमे में नहीं है। हम दोनों खेमों से अलग होके नई नीति लेके आते हैं। यानी ना तो हम समाजवादी गुट में, ना हम उदारवादी गुट में, हम गुट निरपेक्ष रहने वाले हैं। किसी भी गुट के पार्ट नहीं, गुट निरपेक्ष रहेंगे। और हमारी पॉलिसी रहेगी क्या, नॉन अलाइन मूवमेंट। ठीक है, अलाइंड मतलब किसी भी गुट के में ना जुड़वाना, नहीं जुड़ना। अब इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि तटस्थ रहेंगे, मतलब कहीं भी कुछ भी हो जाएगा तो हम बोलेंगे ही नहीं। देखिए, नॉन अलाइनमेंट या गुट निरपेक्षता का मतलब तटस्थता नहीं है, तत्परता है। और ये तटस्थता, तत्परता कैसी, हमारी खुद की। ठीक है, तटस्थ नहीं रहेंगे, तत्पर रहेंगे, लेकिन तत्पर हम अपने मूल्यों पर रहेंगे, ना हम समाजवादी मूल्यों पर रहेंगे, ना ही हम उदारवादी मूल्यों पर रहेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये सामने आया। बेलग्रेड समझौता होता है, बेलग्रेड समिट होती है, बेलग्रेड समिट होती है आपकी 1961 बेलग्रेड में, जिसमें एशियन अफ्रीकन लीडर्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं। और पार्टिसिपेट करने के बाद ये नया गुट लेके आते हैं, नई नीति लेके आते हैं, जिसका नाम था गुट निरपेक्षता की नीति। ठीक है, मेरे ख्याल में आप बात समझ पा रहे होंगे। जो ये है, देखिए 1961 यूगोस्लाविया में बेलग्रेड सम्मेलन में आपका जो नाम है वो विश्व पटल पर सामने। ठीक है, नाम के बाद जो महत्वपूर्ण चीज है, जो महत्वपूर्ण इवेंट है, जो हमें आपको समझना है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, वो है पंचशील सिद्धांत। पंच मतलब पांच, शील मतलब आचरण। 5 ऐसे आचरण जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नींव बनने जा रहे हैं। पहले जरा देखिए ये 5 शील हैं क्या, पंचशील क्या है। पहला चीज कहा गया कि ये देखिए देश के बारे में है कि एक देश दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता, अखंडता और संप्रभुता। संप्रभुता मतलब उस देश के लिए जाने वाले निर्णय उसके अपने होंगे। अखंडता मतलब उसकी सीमा में घुसना। ठीक है, तो अखंडता और संप्रभुता के लिए हम लोग क्या करेंगे, परस्पर सम्मान करेंगे। आपस में जो है हम ये नहीं कि उनकी सीमा में जा रहे हैं, तो गैर आक्रामकता। ठीक है, थर्ड देखिए, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप की नीति। समानता और पारस्परिक लाभ, ऐसा काम करना जिससे दोनों का म्यूचुअल प्रॉफिट हो। और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व यानी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के बाद कोएग्जिस्टेंस मतलब तुम अपनी विषमताओं के साथ रहो, मैं अपनी विषमताओं के साथ रहता हूँ, तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो, हम आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इसके बाद भी हम सब साथ साथ रहते हैं। तो ये पंचशील डॉक्ट्राइन है, पंचशील सिद्धांत है, जो शुरुआत में आता है जब भारत और चीन, उस समय चीन हमारा पड़ोसी अभी भी पड़ोसी है, पड़ोसी आप बदल नहीं सकते, तो ये एक बड़ा दुर्भाग्य है कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो भारत और चीन इन दोनों ने पंचशील सिद्धांत साइन करके रखा था, आपस में सहयोग देने का वायदा किया था इस पंचशील सिद्धांत से। आपके नेहरू जी ने नारा दिया था, हिंदी और चीनी भाई भाई। अब देखिए क्या होता है इसी पंचशील सिद्धांत को आगे देखते हैं। इस पंचशील सिद्धांत को खैर आने वाले समय में जो नैम के लीडर्स हैं इन्होंने भी एक्सेप्ट किया। जो हमारे तत्कालीन विदेश मंत्री थे उन्होंने इसको नैम समिट में बोला, नैम नेताओं ने भी इसका पूरा सम्मान किया, नैम नेताओं ने इसको एक्सेप्ट करने की, स्वीकार करने की मंजूरी दी। खैर चीन से भी हमारा ये जो पंचशील डॉक्ट्राइन है वो साइन है। इसके बाद क्या होता है,
तिब्बत का देखते हैं, फिर चीन भारत युद्ध पे भी आते हैं। तिब्बत भारत और चीन के बीच में बसा हुआ एक ऑटोनॉमस स्वायत्त जोन था, और होता क्या है कि चीन ने तिब्बत पे हमला कर दिया और अपनी सीमा में मिलाने की कोशिश की। कुछ अगर आप मैप देखें तो कुछ ऐसा सा था, ये तिब्बत, फिर इधर था चाइना। एक मिनट, पहले तिब्बत एंड देन चाइना। चाइना ने इसको हमला किया और अपने में मिलाने की कोशिश की, और बाद में हुआ क्या कि अब कुछ राजनीतिक जो इतिहासकार हैं वो ये कहते हैं कि नेहरू जी ने अपीस करने के लिए चाइना को, या चाइना की बात मानने के लिए, या ये सोचने के लिए कि हम अभी भारत नया नया देश इमर्ज हो रहा है तो हमें फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, इन्होंने क्या किया, मान्यता दे दी चीन को कि हाँ हाँ ठीक है, तिब्बत अब आपका भाग है, राइट। अब यानी हम और चीन बिल्कुल आसपास आ गए, क्योंकि यहाँ तक आपका चीन हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो तिब्बत में आपको पता है शंकर जी का फेमस मंदिर है जहाँ पे लोग यात्रा वगैरह करने जाते हैं, कैलाश मानसरोवर, ये सारा कुछ। खैर, तिब्बत का मुद्दा ये हुआ, अब पंचतीर्थ हमारा ऑलरेडी चाइना से साइन है, तिब्बत पे चाइना ने कब्जा कर लिया। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और ये दुनिया भर की चीजें चल रही, भारत विकास के पथ पर अग्रसर है। करते करते हम 1962 में आ गए। 1962, पंडित नेहरू की बहन विजया लक्ष्मी पंडित जो चीन में राजदूत थी, ऐसे में खबरें ही आने लगी कि जो चीन है वो अपनी हरकतें बढ़ा रहा है सीमा पर, और ऐसा लगता है कि वो भारत पर हमला कर देगा। नेहरू जी के पास ये खबर गई। नेहरू जी को लगा भाई हम तो पंचशील डॉक्ट्राइन साइन करके रखे, हम तो एक दूसरे को शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति में बिलीव करते हैं, हम तो संप्रभुता का सम्मान करते हैं, हम दोनों ही देश, तो चाइना हम पे हमला नहीं करेगा। साक्ष्य भी बताते हैं कि नेहरू जी ने विजया लक्ष्मी पंडित से जब पूछा तो बहुत यथोचित उत्तर उस चीज का नहीं मिला कि हाँ ये युद्ध जो है या चाइना अटैक कर सकता है, ठीक। 1962 का समय था, ये देखिए 20 अक्टूबर 1962 का समय है। अचानक जो है चीन अपनी गतिविधि बढ़ाता है और भारत पे हमला करने लगता है। असम के दुष्पुर तक जो है चाइना है उसकी सेना आ गई थी। अब समस्या ये थी कि उस समय भारत विकास के पथ पर तो था, परंतु रक्षा क्षेत्र में हमने उतना व्यय नहीं करके रखा था। यानी हमारी जो आर्मी है ना, जिस तरह से आज इक्विप्ड है उस तरह से इक्विप्ड नहीं थी। भारत के लोगों से जो नेहरू जी उन्होंने अपील की, यूपी बिहार के बहुत सारे बच्चे भारत माता की आज़ादी के लिए कूद जाते हैं युद्ध में। आपने वो गाना सुना होगा, ऐ मेरे वतन के लोगों, कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी। तो वो सब ये जो गाना लिखा गया है ना, बस ये चीन युद्ध में कि लोगों ने बिना ये सोचे, बिना अपने जान की परवाह किए कूद जाते हैं बेचारे। और ऐसे गए थे कि जिनके पास पहनने को जूते नहीं। आपको पता है सेना में अगर आप जा रहे हैं तो आपके पास अच्छे वेपन होने चाहिए, अच्छे शस्त्र होने चाहिए, ठंड का जो सीजन होगा उससे बचने के लिए आपको प्रोटेक्शन चाहिए। इस तरह से जाते हैं कि कहते हैं कि बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, ठंड से लोग मर जाते थे। जितना तो आर्मी नहीं जा रही थी, कहते हैं लोगों के ठंड से पैर कट कट के गिरने लगे। भारत चीन युद्ध एक बहुत बड़ा विश्वासघात लेके आता है भारत में कह रहे थे, भारत के लोगों के साथ, भारत के जो नेता हैं उनके साथ, क्योंकि कभी भी जो नेहरू हैं वो इस चीज को नहीं मानते थे कि जो है चाइना अटैक कर सकता है। अब यदि ऐतिहासिक साक्ष्यों को देखें या राजनीतिक विश्लेषकों का तर्क देखें, भाई क्यों किया चीन ने भारत पे हमला। अगर चीन चाहता तो असम के दिसपुर जो एरिया है लगभग वहां तक जो चाइना की सेनाएं हैं वो आ गई थी, लेकिन वो उसके आगे मूव नहीं करते हैं, वहां से फिर वो लोग लौट जाते हैं। तो क्या रीजन थे क्यों चाइना ने हमला किया? तो कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि देखो, जैसा आज मीडिया है, जिस तरह से आज सोशल मीडिया है कि हमें एक एक क्लिक पे इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, उस तरीके का दौर या ऐसा दौर उस समय नहीं था, राइट। तो उस समय जो भी जानकारी चाहिए होती थी बड़े टाइम लगता था वहां तक आने में। अगर आज मैं आपसे पूछूं कि क्या आप जो बाइडेन को पहचानते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ, हर समय हम न्यूज में देखते रहते, क्यों नहीं पहचानेंगे, है ना। तो उस समय ऐसा था कि लोग हार्डली कोई किसी को पहचान सकता था। तो राजनीतिक विश्लेषक कहीं कहीं ये भी कहते हैं कि एक बार नैम समिट में जो चाइनीज राष्ट्रपति हैं थे उस समय नेहरू जी उनको सबसे मिलवा रहे थे कि अच्छा देखो, ये चाइना के राष्ट्रपति, ये भी चीन, इनसे मिलिए, चीन के राष्ट्रपति हैं। चीन के राष्ट्रपति को ये लगा कि देखो, हम इतने बड़े देश, चाइना की अगर आप ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो ज्योग्राफी में चाइना हमसे बहुत बड़ा है। चीन को लगा हम इतने बड़े देश और ये भारत जो भी नया नया आजाद हुआ है, इसके नेता को सब पहचान रहे हैं, नेहरू को सब पहचान रहे हैं, हमें तो कोई नहीं जान रहा है।
कहीं ये चीन के वर्चस्व को खतरा तो नहीं है कि जैसे एक समय अमेरिका को लगा था कि जापान उस पर खतरा बन सकता है, तो अमेरिका ने देखिए या तो आपको परमाणु बम ड्रॉप किए थे ताकि उसकी वर्चस्व बढ़ सके। सेम यदि हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करें कि यदि चीन को लग रहा है कि भारत बढ़ रहा है तो उसको जरूरत है कि वो भारत को सप्रेस करे ताकि इस एशियन राजनीति में चीन का दबदबा बढ़ सके। नहीं तो क्या होता कि भारत मतलब चीन की नजर से देखें तो भारत एक बिग ब्रदर की तरह उभर जाता एशिया में और एशिया का नेतृत्व करता देश बन जाता, और ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में चीन के लिए सही नहीं था। हर देश को लगता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कि जो बैलेंस ऑफ पावर है वो हमेशा और हमेशा, शक्ति संतुलन जो है वो हमेशा मेरे पलड़े में रहना चाहिए। अब 1962 में एक गैर जिम्मेदाराना कार्यवाही कह लीजिए, विश्वासघात कह लीजिए, भारत के साथ होता है। भारत की इस युद्ध में हार होती है और पूरे विश्व में कहीं ना कहीं जो भारत की छवि थी वो भी गिरती है। नेहरू जी का जो कद था वो भी गिरता है। कहते हैं कि जब 1962 के पहले जब नेहरू संसद में आया करते थे तो जो संसद की सीढ़ियां हैं दौड़ के चलते थे, ऊर्जा से भरे रहते थे। और ये जब 62 का युद्ध हो जाता है तो कहीं ना कहीं उनको इतना झटका लगता है इस बात से कि जिस नेहरू को लोगों ने दौड़ते हुए चढ़ते देखा था, उनको पकड़ पकड़ के लेके जाना पड़ता था, वो कहीं ना कहीं बहुत मेंटली इस घटना की वजह से टूट गए थे। एक वाकया ये भी आता है कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी युवा थे, तो एक बार संसद में उन्होंने नेहरू जी को बहुत घेरा इस तरीके से कि तुम्हारी जो पॉलिसी है वो किस तरीके की थी, किस तरीके से आपने नेहरू जी काम किया कि देखो भारत ऐसे संकट में आ गया, चीन के संकट में आ गया। नेहरू ने पूरी बात सुनी अटल की, अपनी कुर्सी से उठे, अटल जी का पीठ थपथपाया और कहा मैं तुम में देश का प्रधानमंत्री देखता हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो सहिष्णुता की भावना है, जो लोकतंत्र का सम्मान है, वो हमें नेहरू की पॉलिसी में बार बार कई बार देखने को मिल रहा है। तो ये था भारत चीन युद्ध या अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या क्या योगदान है। तो पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इसके साथ साथ पंचतीर्थ जो मुद्दा है वो तिब्बत, और इसके बाद 1962 भारत चीन युद्ध। जरा आगे देखते। कहा जाता है कि भारत चीन युद्ध के बाद जब चीन से भारत का युद्ध हो जाता है तो उस वक्त आते आते जो नेहरू जी हैं वो बिल्कुल टूट चुके थे। कहा जाता है कि बिल्कुल ऊर्जा रहित हो चुके थे। ऐसा हो चुका था कि वो उनको कहीं ना कहीं वो बिट्रेयल दिखता था कि किस तरीके से हमारे साथ विश्वासघात हो गया है। अब 62 के बाद 64 में आकस्मिक उनका हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक से 74 साल की उम्र में जो है उनका निधन होता है। उनके निधन होते ही देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर ने इस घटना को छापा और बताया कि भारत, आधुनिक भारत के निर्माता और आज़ादी के बाद 17 साल तक देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का 74 साल की उम्र में देहावसान हो गया। खैर, अब जब देहावसान हुआ तो आपको पता है कि प्रधानमंत्री अपने पद पर रहते हुए उनका देहावसान हुआ था। अब ऐसे में देश को प्रधानमंत्री रहित तो नहीं कर सकते थे, तो उस समय आदरणीय गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहते हैं वो कुल 13 दिनों के लिए। 13 दिनों के बाद फिर से लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं देश के अगले प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी आपके नेहरू जी की। तो मेरे ख्याल में आप एक परिचय ले पाए होंगे नेहरू जी का कि कहाँ कैसे कैसे जन्म हुआ, जन्म के बाद उन्होंने स्वतंत्रता में किस तरह से योगदान दिया, उनकी धर्मनिरपेक्षता की नीति क्या थी, राजनीति में उन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया, अर्थव्यवस्था में किस तरीके से आर्थिक सुधार किए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उनके क्या क्या सुधार थे। 1962 का युद्ध भी देखा, तिब्बत मुद्दा भी देखा। इसके अलावा फिर हमने पंचतीर्थ सिद्धांत देखा, गुटनिरपेक्षता की उनकी नीति क्या थी वो भी समझा। तो ये तो बात थी नेहरू की। नेहरू के बाद अगले लेक्चर में हम अपने अगले प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा, जैसे मैंने आपको बताया कि 13 दिनों तक वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं और उसके बाद भारत को मिलते हैं उसके नए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। तो जो हमारा अगला सेशन होगा उसमें हम लाल बहादुर शास्त्री के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए, ये तो मैंने आपसे जो चर्चा की वो इतिहास और राजनीति की। अब इतिहास उस समय का, आज की राजनीति है, और इतिहास में दो बातें हमें देखनी होती है, एक मूल्यांकन और एक प्रासंगिकता। कितने प्रासंगिक है नेहरू 2023 के दशक में, और कितना यदि हम मूल्यांकन करें तो कितना पास और कितना फेल। अब हर व्यक्ति का अपना अपना व्यक्तिगत ओपिनियन होता है नेहरू को लेकर या किसी भी शख्सियत को लेकर। इंदिरा गांधी के शब्दों में कहें तो नेहरू कौन, तो इंदिरा गांधी कहेंगे नेहरू संत है। नेहरू, माय फादर इज अ सेंट,
माय फादर वाज अ सेंट, ये इंदिरा गांधी का कहना है। हालांकि बहुत सारे आरोप भी लगते हैं नेहरू पे, जैसे मैंने आपको बताया कश्मीर को लेकर उनकी आलोचना होती है, चीन के साथ जो उनकी पॉलिसी थी उसके साथ भी आलोचना होती है। कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी को लेकर भी कि भाई तुम लोकतंत्र के समर्थक थे तो इंदिरा गांधी को तुमने इतनी जो है पोजीशंस वहां पे देके रखी थी, डेमोक्रेटिक सेटअप का क्या। खैर वो सारी बहस के मुद्दे तो है ही, हर आदमी में कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चीजें होती हैं। हालांकि ये भी जरूर है कि जब आप एक गौरवमयी पद पर होते हैं, एक ऐसे पद पर होते हैं जिसमें आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण पद है, तो ऐसे में आपके एक्ट कहीं ना कहीं मूल्यांकित जरूर होते हैं। ठीक है, तो खैर अपना अपना मत है। जैसे मैंने आपको कहा इंदिरा गांधी के शब्दों में कहे वो इज नेहरू, तो वो कहती हैं माय फादर वाज अ सेंट, मेरे पिता जो है संत थे। खैर अब मूल्यांकन किस शब्दों में किस तरीके से करना है, क्या लगता है आपको, ये आपसे हम जानना चाहेंगे। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, यदि एक शब्दों में मैं पूछूं नेहरू आपकी नजर में क्या, जैसे इंदिरा की नजर में अगर नेहरू संत हैं तो आपकी नजर में नेहरू क्या है, इसका जवाब आप मुझे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि नेहरू का मूल्यांकन आप किस एक शब्द में करते हैं। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। मुझे बहुत खुशी होगी ये जानने में कि हमारे जो देश के युवा हैं वो किस दिशा में सोचते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, और खासतौर से वो जो आने वाले समय में देश के एक ऐसे महत्वपूर्ण पद पर बैठने जा रहे हैं जो देश को नई दिशा देगा, नई ऊर्जा से भर देगा। तो जो 47 में नेहरू जी ने सपना देखा, आगे लेके गए, आज युवा क्या सपना देखते हैं और वो नेहरू को किस रूप में देखते हैं, तो एक शब्द में आपकी नजर में नेहरू कौन, नेहरू क्या है, ये आप मुझे एक शब्द में कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, आपके कमेंट का बहुत बहुत इंतजार रहेगा। इसके साथ साथ आज के लेक्चर में इतना ही। अगली बार जो है हम लाल बहादुर शास्त्री के साथ आपसे फिर नई चर्चा करेंगे। चलिए तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।